यस बच्चे लोगों, तो हमारी ऑडिट में हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट देखो खत्म कर चुके थे। और चैप्टर नंबर फर्स्ट खत्म करने के बाद में हम लोगों ने मतलब क्लास प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने दिए थे जो हम लोग अगली क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले थे। अब 2-1 दिन बैच हमारा ऑफ है पोल्यूशन की वजह से। उसके बाद हम लोग अगले वाली क्लास के अंदर ऑडिट को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन तब तक आज के सेशन में हम लोग बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं जो हम लोगों को डिस्कस करने थे। आप लोगों ने उनके आंसर्स लिख लिए होंगे, तो यहां से मैं आप लोगों के साथ सीधा सीधा उन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं कि भाई आंसर्स क्या होने चाहिए। अब देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तक हमारी आई थिंक बात हो गई थी। आई थिंक बात तो फिफ्थ वाले पे भी हो गई थी, राजा बाबू वाले क्वेश्चन पे भी हम लोगों ने बात कर लिया था। लेकिन यहां से इसका आंसर प्रॉपरली कैसे जाएगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो छोटे से कुछ क्वेश्चन है, केस स्टडीज है, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपना चैप्टर नंबर सेकंड जो है वो स्टार्ट प्रॉपरली कर सके। तो हमारा एक क्वेश्चन ये था, जो एक पोर्शन लास्ट में जो आपको दे रखा था कि भाई सीए राजा बाबू इज कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ही वॉज नॉट एबल टू ऑब्टेन एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो है वो इसको मिलने वाली नहीं है, मतलब नहीं मिल पा रही है ना, डेटर वगैरह से नहीं मिल पा रही है, कुछ डिफरेंसेस इसको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ प्रोसीजर जो है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से लगाने होते हैं। तो मैंने आपको कहा भी था कि स्टैंडर्ड हमारा एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन का लगता है। अब अनेबल टू ऑब्टेन एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम दीज डेटर, उसने क्या किया कि भाई कुछ चीजों पे रिलाई किया। ई इनवॉइसेस देख लिए, ई वे बिल देख लिए, कुछ पेमेंट्स जो हैं वो बैंक स्टेटमेंट से देख लिए और अपने आप को रीजनेबली सेटिस्फाई कर लिया कि भाई एविडेंसेस मिल गए हैं। तो क्या कोई और रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी इससे रिलेटेड, ये हमने पूछा है कि भाई अगर हम प्रोसीजर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं स्टैंडर्ड का तो उसके लिए क्या होना चाहिए। नोट्स का सबसे जो आखिरी पॉइंट था अपना वो यही था, इट इज ड्यू, तो आंसर कैसे बनेगा, इट इज ड्यूटी ऑफ द प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू सी दैट स्टैंडर्ड आर फॉलोड इन एंगेजमेंट अंडरटेकन बाय द देम, अंडरटेकन बाय दैट। उसका ड्यूटी बनता है कि भाई सारे स्टैंडर्ड प्रॉपर फॉलो हुए कि नहीं हुए। अगर ऐसा सिचुएशन अराइज होता है जहां वो स्पेसिफिक प्रोसीजर रिक्वायर्ड इन स्टैंडर्ड वुड बी इनइफेक्टिव इन पर्टिकुलर एंगेजमेंट, कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एक चीज कोई ऐसा प्रोसीजर है जैसे यहाँ एक्सटर्नल कंफर्मेशन वो पूरा नहीं कर पा रहा है। इन सच ए केस उसको क्या करना चाहिए, अल्टरनेट प्रोसीजर लगाने चाहिए और उसका रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। ही इज रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट हाउ अल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म, जैसे उसने यहाँ पे किए कि भाई ई वे बिल देख लिए, ई इनवॉइस देख लिए, वो सारा। एंड द पर्पस ऑफ रिक्वायर्ड प्रोसीजर, पर्पस क्या था कि मेन वाला मिला नहीं, पूरा कर नहीं पाए, इसलिए हमने देखे। अच्छा, उसके अलावा रीजन फॉर डिपार्चर इज आल्सो डॉक्यूमेंटेड कि आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्यों नहीं कर पाए। तो जब हम लोग ये ऐसे पढ़ेंगे तो उसमें रीजन दे रखे हैं, मैनेजमेंट ने डेटर के एड्रेसेस हमको नहीं प्रोवाइड कराए, उसके अलावा डेटर्स लोगों से कोई जवाब नहीं आया, तो ऐसे बहुत सारे रीजन हैं। तो अनलेस इट इज क्लियर फर्दर हिज रिपोर्ट शुड ड्रॉ अटेंशन टू सच डिपार्चर, बट ऑब्वियस उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी ये चीज लिखना चाहिए। तो ये इसके प्रॉपर आंसर में जाने वाला है। बराबर। एक क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया था सिक्स्थ वाला, आंसर देखिएगा, choosing of appropriate accounting policies in relation to accounting issues is responsibility of the management, do you agree। तो आप लोग सब जानते हो, यस सर, ये तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑडिटर का क्या ड्यूटी बनता है अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड। तो अब प्रैक्टिकली इसका आंसर नॉर्मल आपने जो पढ़ा उसके हिसाब से लिखोगे तो आपको लगेगा सर ऑडिटर का काम अकाउंटिंग पॉलिसीज का है ही नहीं, उसका काम तो ओपिनियन देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। अब स्टडी मैथ्स से इसका एक बिल्कुल पर्टिकुलर परफेक्ट आंसर दे रखा है, तो आप लोग यहां से इस आंसर को कॉपी करेंगे, लिखेंगे। मैं आंसर पूरा आपको समझा रहा हूं, अपने स्टडी मैथ से इस पॉइंट को उठाया है। तो जहां जहां मुझे लगेगा कि यार स्टडी मैथ का कोई पॉइंट बहुत बढ़िया है और जो अपने नोट्स में नहीं है और मुझे लेना है, वो आपको मैं अलग से यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि हमारी तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग पे पहुंचे। अब देखो क्या बोला है, द मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेक मैनी जजमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब थोड़ा बहुत लैंग्वेज आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो कि भाई इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंटेशन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑल्सो डिसाइड अबाउट एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो इन्होंने लिख भी दिया, चूजिंग एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी इन रिलेशन टू वेरियस अकाउंटिंग इशू, जैसे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है फिक्स एसेट के ऊपर, या वैल्यूएशन का मेथड इन्वेंट्री का क्या होगा, ये सब विल डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट। तो ये काम मैनेजमेंट का, पहले हमने वो लिख दिया। अब ऑडिटर क्या करेगा, तो ऑडिटर की ड्यूटी नेक्स्ट पैरा में दिया है, ऑडिटर इवेल्यूट करेगा सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी बाय मैनेजमेंट। अब ये नया पॉइंट है कि ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा तो देखेगा भाई कि आपने कंसिस्टेंसी फॉलो की कि नहीं की।
अगर आप डेप्रिसिएशन WDV मेथड से लगाते आ रहे हो तो कहीं आपने SLM मेथड तो नहीं कर दिया, और कर दिया है तो उसकी इफेक्ट डाले कि नहीं डाले, ये अपने को चेक करना पड़ेगा। whether such a selection is proper and whether chosen policy has been applied consistently on a period to period basis। तो वही मैंने आपको कहा कि सिलेक्शन प्रॉपर है कि नहीं, पहले तो ये देखो कि भाई हाँ जो एंटिटी की बात कर रहे हैं उसमें WDV सही था या SLM सही था, या जो स्टॉक इन्वेंट्री अपन ने कैलकुलेट किया कौन सा सही था, और सही होने के बाद पीरियड टू पीरियड बेसिस के ऊपर उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई किया कि नहीं किया, ये देखना एग्जैक्टली ऑडिटर का ड्यूटी बनेगा। तो आप देखो इस पूरे पॉइंट में ओपिनियन वर्ड के आए ही नहीं है, क्योंकि ओपिनियन वाला काम तो ऑडिट से रिलेटेड है। इन्होंने क्या पूछा, इन रिलेशन टू अकाउंटिंग पॉलिसी हमारी क्या ड्यूटी बनती है ना। देखिएगा यहां से कि भाई अकाउंटिंग ड्यूटीज हमारी है, लेकिन इन रिलेशन टू अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो यहां हमारा काम ओपिनियन देना थोड़ी है, हमारा काम तो है कि कंसिस्टेंसी वगैरह हम लोग चेक कर लें प्रॉपर। ये आपको यहाँ पे ध्यान में मेनली रखना चाहिए था। बराबर क्लियर मैटर है, बात समझ में आई आप लोगों को। तो इसीलिए ओपिनियन वाला पॉइंट अगर आपने लिखा भी है तो आंसर हमारा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे, और यहां से आंसर आप लोग कॉपी कर लेंगे, ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एश्योरेंस एंगेजमेंट आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमको पता है कि एश्योरेंस एंगेजमेंट जब हम बात करते हैं तो उसमें खाली ऑडिट ही थोड़ी है, उसमें रिव्यू भी इंक्लूडेड है। और वो हमारा जो मॉडरेट लेवल ऑफ इंश्योरेंस था, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस क्या था, जहां हम लोग अदर देन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, जिसमें हम लोग फोरकास्टिंग पे ध्यान दे देते हैं या इंटरनल कंट्रोल को चेक करने पे ध्यान में देते हैं, ये आपको पता है। तो देखो अब क्या लिखा है, आंसर हमने स्टार्टिंग यहीं से कर दिया कि हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, एश्योरेंस एंगेजमेंट आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ऑडिट अलोन, ऑडिट अकेले से रिलेशन नहीं है। फिर बढ़िया काम है, एश्योरेंस एंगेजमेंट का डेफिनेशन आपको दे देना है, अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं कि एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब एंगेजमेंट इन विच अ प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस करता है कंक्लूजन डिजाइन टू एनहांस द डिग्री ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंड यूजर, अपने को पता है। अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी, रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है, मैनेजमेंट, अबाउट द आउटकम ऑफ एवोल्यूशन और मेजरमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया। अब ये लैंग्वेज आपको अगर टफ लगती है तो अपने नोट से आप इजी लैंग्वेज यहाँ पे खाली डेफिनेशन वाला पार्ट आप यूज कर सकते हैं कि भाई रेस्पॉन्सिबल पार्टी ने जो आउटकम निकाल के दिया, आउटकम क्या निकाल के दिया, बट ऑब्वियस यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाल के दिया हमको, बराबर। तो वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया के हिसाब से सही है कि नहीं है एश्योरेंस एंगेजमेंट में, हम उसके ऊपर अपना कंक्लूजन देते हैं, ठीक है। अब अदर देन ऑडिट एश्योरेंस एंगेजमेंट, अदर देन ऑडिट, ऑडिट के अलावा एश्योरेंस एंगेजमेंट इंक्लूड्स। अब ऑडिट के अलावा दो चीजें इसमें इंक्लूड है, एक तो हमारा रिव्यू वाला पॉइंट आ गया, आप लोग देख सकते हो है ना, एक हमारा पॉइंट आ गया रिव्यू का, और दूसरे नंबर पर हमारे पास में कौन सा आ गया, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस, जो एश्योरेंस होता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से। तो भाई ऑडिट के अलावा इसमें रिव्यू और हमारे प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन वाला भी इंक्लूड है, ये हमको यहाँ पे समझा देना चाहिए, ठीक है। बराबर क्लियर है, बात समझ में आई आप लोगों को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देखो मेरे साथ में क्या बोला है, अ चार्टेड अकाउंटेंट इज स्पेसिफिकली आस्क्ड टू चेक अकाउंट्स वेदर फ्रॉड एग्जिस्ट। भाई हमको कहा जा रहा है फ्रॉड चेक करो, और हम क्यों करें, हमारा काम थोड़ी है। स्टेट विद रीजन वेदर इट इज एन एग्जांपल ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, क्या ये रीजनेबल एश्योरेंस है, क्या ये ऑडिट है, नहीं भाई ये ऑडिट है ही नहीं, रीजनेबल एश्योरेंस तो ऑडिट में होता है ना। फ्रॉड देखना है, इन्वेस्टिगेशन है, देखो आंसर कैसे लिखा, इट इज नॉट अ रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, डायरेक्टली लिख दिया। It is a nature of investigation and audit is different from investigation। अब अपना जो ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन का कौन दे रखा है उससे पूरा पैराग्राफ आ गया। देखो, इन्वेस्टिगेशन इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स विद अ स्पेशल पर्पस, और ये वाला एग्जांपल आपको नोट्स में दे रखा है, वही क्वेश्चन भी और वही अपन ने यूज भी कर लिया। फॉर एग्जांपल, इफ फ्रॉड इज सस्पेक्टेड एंड स्पेसिफिकली कॉल्ड अपॉन टू चेक द अकाउंट्स वेदर फ्रॉड एग्जिस्ट, इट टेक्स कैरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यही एग्जांपल हमसे पूछा था, हमने लिख दिया भाई सीधा सा, ये तो इन्वेस्टिगेशन है। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। हमेशा वाली अपनी जो डेफिनेशन है, ऑब्जेक्ट का जो हमारा पॉइंट है वो अपन ने लिख दिया, देयर बाय एनेबलिंग द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। तो अपना जो ऑब्जेक्ट था वो अपन ने यहाँ पे शो कर दिया कि भैया ऑडिट का ऑब्जेक्टिव तो सिर्फ ये होता है, रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है, वहां इन्वेस्टिगेशन जाएगा। तो ये आपको आंसर में प्रॉपर तरीके से समझा देना चाहिए, ठीक है, बराबर कर लोगे, बहुत इजी है। लास्ट क्वेश्चन इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट का था, एन ऑडिट डज नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस, बिल्कुल सही है भाई। डिस्कस हाउ नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इटसेल्फ इज वन ऑफ द रीजन। अब हमने 5-6 तरह की इनहेरेंट लिमिटेशंस हमारी पढ़ी है, अपन ने पूरा वर्ड बना लिया था उसके ऊपर फेंट वाला। अब इसमें इन्होंने पूछा नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कैसे है रीजन कि हमको एब्सोल्यूट नहीं मिलता है, तो मतलब वो जो सेकंड वाला अपना था
ऑडिट प्रोसीजर का जो नेचर है वो अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो उसके सारे पॉइंट आप लोग समझा दो। द ऑडिटर कैरीज आउट हिज वर्क बाय ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंसेस थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, इसी से हम एविडेंसेस लेते हैं। देयर आर सम प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन ऑन ऑडिटर एबिलिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस, और आप लोगों को नोट्स में 3 पॉइंट देके रखे हुए हैं। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन हो सकता है प्रोवाइड नहीं करे, सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड वहां पे हो जाए, या ऑडिटर हमारा ट्रेंड नहीं होता है, एक्सपर्ट नहीं होता है ऑथेंटिकेशन के लिए, तो वो पॉइंट आपको लिख देने चाहिए, तो बहुत इजीली इसका आंसर बन सकता है। क्या कहते हो, बराबर है, सही है बात, एकदम बराबर कर लोगे आप लोग, इसको करके रखिएगा। जो आंसर्स आपने लिखे हैं उससे इसको मैच भी कर लेना, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट प्रॉपरली कर सके। चलिए केस बेस्ड एमसीक्यू लेते हैं भाई, बहुत जबरदस्त चीज होती है, अपने ऑडिट लॉ दोनों में है। रोहित गुरप्रीत अली एंड गोरेटी are friends since their school days and based in Mumbai. They have clear CA foundation exams in the same attempt. Okay, now plan to appear CA intermediate में आ गए भाई, क्या बात है, बढ़िया बात है। देखो इन्होंने CA intermediate में भेज दिया है इनको। All of them are avid news listeners हैं, और सारे के सारे और ट्रैक रखते हैं बिजनेस न्यूज का, सोशल मीडिया देखते रहते हैं ना, अपनी तरह रीले वेले नहीं देखते भाई, ये सोशल मीडिया की चीजें जो न्यूज वगैरह है इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। चलो ऐसी आपको एक तरह से गाइड करना चाह रहा है कि आपको सोशल मीडिया पे क्या देखना चाहिए। दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड न्यू सब्जेक्ट इंक्लूडिंग ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं भाई वो। रोहित गुरप्रीत और अली जो है उन्होंने लाइव क्लासेस, देखो आईसीए ने अपना ऐड कर दिया कि भाई हमारी भी लाइव कोचिंग क्लासेस चलती है, वो इन्होंने अटेंड कर रखी है, जो बोर्ड ऑफ स्टडीज चलाता है। दिस इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट, है ना, बढ़िया एडवर्टीजमेंट छुपा दिया एग्जाम्पल के अंदर। अब गोरेटी जो है वो अभी एबल नहीं है लाइव कोचिंग क्लासेस करने के लिए, शी वॉज अवे, अच्छा लड़की है, शी वॉज अवे ऑन हॉलीडे विद हर पेरेंट्स के साथ में वो बाहर गई है ना, ऊपर फर्स्ट नाम से तो पता नहीं लग रहा था कौन है लड़का, कौन मतलब पर्टिकुलर इसके बारे में। However, she plans to catch it up with her friends very soon, उनसे मिलने वाली है। अली has also joined the classes but he had skipped some lecture, कुछ लेक्चर उसे स्किप कर दिया। क्या होगा, आधी कहानी तो ऐसे टाइम पास होगी। ड्यूरिंग वन इनफॉर्मल गेट टुगेदर, अब क्या होता है कई बार हम जब आगे आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं आपको बोलूंगा केस बाद में पढ़ना यार, पहले आप सीधा सा कई बार क्वेश्चन पढ़ लेना। कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ने से आंसर मिल जाएंगे, हालांकि पहले क्वेश्चन में बोला है गुरप्रीत वाज अ व्यू, है ना, तो एक बार पढ़ लेते हैं, इस बार क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन, बाकी कई बार होगा डायरेक्ट आप क्वेश्चन ये वाले पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो अगला क्या बोला है, ड्यूरिंग द इनफॉर्मल गेट टुगेदर, उनके बीच में डिस्कशन चल रहा है, ऑडिट को लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं, और दे डिस्कस मैनी थिंग्स रिगार्डिंग द नेचर, स्कोप, बेनिफिट और सारी चीजें। अब गोरेटी वाज रेगुलर इन कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑडिटेड रिजल्ट ऑफ कंपनीज बीइंग पब्लिश इन लीडिंग न्यूज़पेपर, वो लगातार पढ़ती है। उसका व्यू है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव 100% गारंटी टू डिफरेंट स्टेक होल्डर। भाई यहीं पे पंगा आ गया, 100% तो है ही नहीं, रीजनेबल है। It is the main reason behind such reliance upon the auditing, but she could not understand why wrongdoing in the financial statement are being discovered after many years had gone by। यार इतने सालों बाद जाके फिर ऑडिट हो रही है, फिर भी पता लगता है कि फ्रॉड है, गलत है, भैया ऐसे कैसे होता है, उसको लेकर के थोड़ा सा डाउट है। Ali इसको also concurred with her view and added that when financial statement are audited, each and every transaction appearing in the books of accounts is verified। हर एक ट्रांजेक्शन चेक होता है भाई, everything। However, he could not clarity to guarantee, अभी भी उसको क्लैरिटी नहीं है। गुरप्रीत का अपना एक ओपिनियन, इस पे क्वेश्चन था अपना। गुरप्रीत भाई क्या कह रहे हैं कि ऑडिट वाज कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, वो कह रहा है भाई सैंपलिंग चेक होती है। He was also view that audited financial statement are not a guarantee against probable wrongdoing in the financial matter of the company। ये थोड़ा ठीक दिख रहा है भाई, वो कह रहा है भैया गारंटी नहीं है, पढ़ रहा है जाकर के। Not to left behind, रोहित also jumped in the fray, उसमें जो रोहित भी कूद गया और उसने सपोर्ट किया गुरप्रीत का, और कुछ चीजें अपनी तरफ से उसने ऐड की। अब देखो इन सारे बेसिस के ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला, गुरप्रीत का व्यू है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट ए गारंटी अगेंस्ट द प्रोबेबल रॉन्गडूइंग, ऊपर जो सारा लिखा हुआ है वो एज इट इज लिख दिया। और फिर आपसे पूछा व्हाट काइंड ऑफ एश्योरेंस डज ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अरे ऑडिट कैसा एश्योरेंस देती है, अरे हमको पता है ना, ऑडिट देती है रीजनेबल एश्योरेंस, हाई लेवल वाला, तो पढ़े। पहला वाला है रीजनेबल लेकिन मॉडरेट नहीं बैठता है, रीजनेबल लेकिन लो लेवल, ये तो रिव्यू के साथ होता है। रीजनेबल और हाई लेवल अपन ने बिल्कुल इसको पढ़ा हुआ है, मैंने आपको चार्ट बना के भी दिया है इसका, तो आंसर नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है, एब्सोल्यूट लेवल तो हो नहीं सकता, तो सी नंबर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ये अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। बराबर, क्लियर, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित एडेड दैट, रोहित ने जो बात ऐड की थी, ऊपर नहीं दी यहाँ पे दी, उन्होंने बोला कि भाई ऑडिटर कैन फोर्स एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अरे भाई साहब, किस दुनिया में हो, हम फोर्स कर सकते हैं क्या? अरे फोर्स कहाँ कर सकते हैं यार, अपन रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ भी नहीं, फोर्स तो नहीं होगा। पढ़ते हैं, यस ही कैन डू दिस, नॉट पॉसिबल, यस तो आंसर है ही नहीं, नो के दो आंसर है।
he cannot do so, he can only request for providing him with the necessary information but it cannot be forced। ये आंसर ठीक लग रहा है। अगला भी देखते हैं, he cannot do so, he has no right। ये देखो ये गलत है, इन्होंने लिख दिया नो राइट टू सीकिंग इन्फॉर्मेशन, की भाई तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन का राइट ही नहीं है। ना ना, इन्फॉर्मेशन के बिना ऑडिट कैसे करेंगे, लेकिन हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन तो अपने को चाहिएगी चाहिएगी, 100% चाहिएगी। तो सी ऑप्शन हमारा सेकंड का जो है वो भी करेक्ट चला जाएगा, ये आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। बराबर, सी आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अली हैज लिसन इन वन ऑफ द क्लासेस दैट ऑडिट कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी। वो भाई कह रहा है ऑडिट में सब चीजें इंक्लूड होती है और हर एक ट्रांजेक्शन जो है वो हम लोग चेक करते हैं, सब कुछ वेरीफाई करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं। कुराडी कह रही है ऑल्सो सीम टू बी एग्रीमेंट विद हिम बट शी वाज ऑफ द व्यू दैट बिसाइड दिस, इसके अलावा इट ऑल्सो मीन दैट ऑडिट शुड बी सो ऑर्गेनाइज्ड टू कवर ऑल एरियाज ऑफ एंटिटी। अब आपको बता दोनों के ओपिनियन, एक कह रहा है सारी एंट्रीज कवर होती है, हर ट्रांजेक्शन कवर होता है, और एक कहता है सब कुछ कवर होता है। कहाँ कवर होता है, हमने ऑलरेडी एक टॉपिक पढ़ा था जहां ऑडिट में क्या चीजें कवर नहीं है, उसमें हमने कहा प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन कवर नहीं है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनल कंट्रोल कवर नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कवर नहीं है। अच्छा, दूसरा एवरी ट्रांजेक्शन को चेक होने से असेंबलिंग होती है। इसका मतलब पहला व्यू ऑफ अली इज करेक्ट, गोराटी इज करेक्ट, दोनों करेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट है। तो आपको क्या लगता है बच्चे लोगों को, दोनों ही जो लोग हैं वो इनकरेक्ट बात यहाँ पे कर रहे हैं। आंसर नंबर हमारा जो है वो डी यहाँ पे हमको करेक्ट होता दिखता है। अच्छा, डी हमको करेक्ट होता क्यों दिख रहा है, बहुत सीधा सीधा सा है, क्योंकि दोनों ही लोग यहाँ पे गलत बोल रहे हैं। ना तो हर ट्रांजेक्शन चेक होता है और न ही हम सारे एरियाज को कवर करते हैं, आपने ध्यान में रखना है। बराबर, नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ पे आते हैं भी। ऑल ऑफ देम आल्सो डिस्कस अबाउट बेनिफिट ऑफ द ऑडिटिंग, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ऑडिटिंग, कौन सा ऑडिटिंग का बेनिफिट नहीं है। सिंस ऑडिट इज कनेक्टेड टू फ्यूचर इवेंट, नहीं भाई ये तो हमारे इनहेरेंट लिमिटेशन में था। ऑडिट फ्यूचर इवेंट से कनेक्टेड होती नहीं है, वो तो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन से होती है। तो ऑडिटेड इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली रिलाई, यही तो है जो बेनिफिट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट, फ्यूचर इवेंट से रिलेटेड है जबकि ऑडिट होती नहीं है। ये आंसर ही ठीक लग रहा है मुझे, तो आगे पढ़ते हैं। एरर और फ्रॉड मे बी डिस्कवर्ड, बिल्कुल हो सकता है, ये तो करेक्ट है सेंटेंस। गवर्नमेंट ऑथोरिटीज कैन मेक यूज ऑफ ऑडिटेड अकाउंट, बिल्कुल सही है, ये भी करेक्ट दिख रहा है, ये भी एक बेनिफिट है। इट कैन हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट डेफिशिएंसीज इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ये भी सही है। तो जब सारे बेनिफिट्स हैं तो एक ही आंसर हमारे पास में बचता है और वो आंसर नंबर ए हमारा हो गया, सीधा सीधा सा। तो फोर्थ का ए नंबर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, क्लियर है। चलो फिफ्थ पे आते हैं। गोराडी टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट शी हैड रीड अ न्यूज़ रिपोर्ट, उसने न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ा है, एंड अबाउट हाउ अ कंपनी हैज मिसलीड इट्स ऑडिटर फॉर प्रोड्यूसिंग सम फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट, की भी कैसे उसको मिसलीड किया कंपनी ने। तो कौन सा स्टेटमेंट आपको ठीक लग रहा है। सबसे पहला, इट वाज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर टू रिलाई अपॉन फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट, ही मस्ट हैव डिस्कवर्ड सेम फॉल्स विद इन द स्कोप। ना भाई हम कहाँ से ढूंढेंगे, वो इन्वेस्टिगेटर थोड़ी है। तो इट वाज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर, आपको उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, आपको खुद ढूंढना चाहिए था। भाई कहाँ की बात है, सवाल ही नहीं होता, पहला आंसर तो है नहीं। इट वाज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर टू रिलाई अपॉन डॉक्यूमेंट, ही कैन नॉट डू एनीथिंग इन द मैटर, he has to report on the basis of document provided to him, he has no duty in this regard। थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है ये आंसर, की ड्यूटी तो नहीं है। देखते हैं आगे। ऑडिटर हैज टू कंडक्ट ऑडिट बाय एक्सरसाइजिंग प्रोफेशनल स्किल, ये तो बात सही है, स्किल तो हमको यूज करना पड़ेगा पूरा का पूरा, ये ठीक लग रहा है। बट ही इज नॉट एन एक्सपर्ट इन डिस्कवरिंग जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट, ये तो अपने पढ़ा है, हम एक्सपर्ट नहीं है। Hence, management consisting of dishonest person may have lead him to rely upon fabricated account। बिल्कुल मैनेजमेंट यहाँ पे consisting of dishonest person, ये ठीक लग रहा है। सी ऑप्शन जो है मुझे ज्यादा ठीक लग रहा है, उससे भी ज्यादा बेटर लग रहा है। अगला पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट कैन नॉट मिसलीड, ना ये तो गड़बड़ है कि मैनेजमेंट ऑडिटर को मिसलीड कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हाई लेवल नॉलेज इसके पास होता है, एक्सपर्टाइज होता है। नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। तो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, और सी ठीक भी दिख रहा है अपने को, मतलब सारी बातें आ गई। क्योंकि प्रोफेशनल स्किल जरूर है, लेकिन वो एक्सपर्ट नहीं है, इसीलिए वो जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट चेक नहीं कर सकते, अपने पढ़ा भी है। तो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि सी वाला आंसर हमारा एकदम सही सही जाने वाला है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बराबर क्लियर। चलिए जी, आखिरी पॉइंट आता है, सेकंड केस स्टडी है। बड़ी सी मी&यू प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन न्यूली इनकॉर्पोरेटेड, प्लांट ऑफ द कंपनी हैज रिसेंटली स्टार्टेड प्रोडक्शन, हेल्प ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड बाय द बैंक फॉर परचेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीनरी। ठीक है भाई। फर्दर कंपनी वर्किंग कैपिटल यूटिलाइज करना चाह रही है, क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम द सेम बैंक मीटिंग डे टू डे वर्किंग कैपिटल, ये भी ठीक है, लेबर और रॉ मटेरियल के लिए चाहिए। विद इन 6 months ऑफ ऑपरेशन द मैनेजमेंट जो है वो फील्स दैट वर्किंग कैपिटल फंड आर इनएडिक्वेट, और उनको इश्यू करना पड़ेगा क्रिएटिंग लिक्विडिटी इशूड इन द कंपनी। सिचुएशन इज क्रिएटिंग लिक्विडिटी इश्यूज, ऐसा नहीं है भाई कंपनी के पास में। तो
मैनेजमेंट क्या करता है कि बैंक को अप्रोच करता है और रिक्वेस्टेड टू एनहांस हिज वर्किंग कैपिटल क्रेडिट फैसिलिटी, सर बढ़ा दो हमारा लिमिट। बैंक मैनेजर इंसिस्ट करता है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी फॉर हाफ ईयर, इंसिस्टिंग अपॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी हाफ ईयर along with report providing assurance in this respect duly signed by the chartered accountant। वो कह रहा है भी एक काम करो, एज ऑडिट इज फार, ऑडिट तो भी बहुत दूर है, तो आप एक काम करो 6 महीनों का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक रिपोर्ट उसके ऊपर आप लगा दो एश्योरेंस वाली, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन के साथ में हो कि हाँ भाई ठीक है, 6 महीनों का एक बना दो, ऑडिट दूर है। इट ऑल्सो रिक्वायर प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी उनको चाहिए, क्या बात है, कमिंग ईयर्स के लिए भी उनको चाहिए और साथ में सीए का रिपोर्ट भी चाहिए। ओके भाई, ये उन्होंने मैनेजमेंट को बोला कि आप ये ला के दो तो हम आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ाएंगे, मतलब लोन ज्यादा दे देंगे। मैनेजमेंट अप्रोच करता है सीएपी को, हु हैज क्वालिफाइड रिसेंटली, ओके अभी भी सीए बना है, एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, रिपोर्ट प्रोवाइडिंग एश्योरेंस फॉर हाफ ईयरली रिजल्ट एंड प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर सॉट बाय सीएपी कि आप कर दो। मैनेजमेंट उसको नेसेसरी इंफॉर्मेशन भी दे देता है। एज्यूम इन द अबव केस द कंपनी सिर्फ उसको ट्रायल बैलेंस दे रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ड्राफ्ट और प्रिलिमिनरी फॉर्म दे रही है, प्रिलिमिनरी फॉर्म फ्रॉम अलोंग विद कंपनीज रिकॉर्ड्स ऑफ द हाफ ईयर टू पे, और उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप एक साइन वाइन करके और एक रिपोर्ट इसके ऊपर बना करके आप दे दो और बदले में फीस ले लो। ये सारा हमारा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ऑडिटर नहीं है, सीए है। तो द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी हैज एंगेज सीएपी टू इशू अ ड्यूली साइंड रिपोर्ट फॉर हाफ ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इशूड बाय आईसीआई, ने इस पे कौन सा फॉलो करना है, हाफ ईयर की रिपोर्ट देनी। देखो रिव्यू है नहीं, रिव्यू में तो हम चीजों को खाली देख लेते हैं कि हाँ भाई ओके, ऑडिटिंग हो नहीं सकती है। रेटेड सर्विस, नो स्टैंडर्ड इशूइंग रिपोर्ट, नहीं नहीं रिपोर्ट इशू कर रहे हैं हम तो कुछ तो रेटेड सर्विस में चला जाएगा, भी अपन ने पढ़ा है। जहां पे भी हम इस तरह की कोई भी सर्विस दे रहे हैं जो अदर देन ऑडिट भी है, और जहां मैंने आपको कहा था मैनेजमेंट को असिस्ट करने का काम भी कर देते हैं, किसी तो मैनेजमेंट को असिस्ट ही कर रहे हैं, एक तरह से हम रिव्यू दे रहे हैं उसके ऊपर, तो रेटेड सर्विसेज वाला जो पॉइंट है वो मुझे ठीक लगता है। इसके अंदर सी ऑप्शन हमारा जो है वो एब्सोल्युटली हो जाएगा करेक्ट, ये अपने को ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, कौन सा है, यहाँ पे 4 सेंटेंसेस दिए हैं। CAP can assist management in preparation of financial statement of the company. However, issue of report is outside the work. Most appropriate. तो ये भी appropriate सारे ही लगेंगे आपको इसमें। CAP can assist management in preparation of financial statement of the company and he can issue an audit report. नहीं, audit report कैसे करेगा? अभी सवाल ही नहीं, ये तो गड़बड़ी है। CAP can assist management in preparation of the financial statement of the company and he can issue a compilation report. हाँ, ये बात सही है। देखो पहले वाले और इसमें फर्क है, पहले वाले में आप असिस्ट कर रहे हो लेकिन रिपोर्ट नहीं दे रहे हो, या हम कह रहे हैं कि भाई हम असिस्ट कर देंगे आपको बनाने के अंदर, और एक कंपाइलेशन का मतलब क्या कि भाई सही चीजों को सब जगह अपने ट्रायल बैलेंस और जो चीजें दी हमने उसको कंपाइल करके अपने रिपोर्ट बना करके दे दी है। ये बात सी इज आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, अभी तक मुझे लग रहा है। एक बार अगला भी पढ़ लेते हैं। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी मैनेजमेंट, बिल्कुल सही है। CAP cannot assist management, नहीं असिस्ट तो कर सकता है यार, however he can issue a review report। ना ना ना, यहाँ पे गड़बड़ आ गया ना भैया, असिस्ट क्यों नहीं करेंगे, रिलेटेड सर्विसेज में अपन ने पढ़ा है कि हम उसको असिस्ट कर देंगे, हमको क्या दिक्कत है, हमको कौन सा ऑडिट रिपोर्ट बना करके देनी है इसके अंदर। तो ये आंसर जो है वो सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। इन द अबव सिनेरियो फॉर इशुएंस ऑफ साइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाफ ईयर के ऊपर हम बेस कर रहे हैं, तो क्या लगता है कौन सा इसमें बेटर रहेगा हमारे पास में, आधे साल के लिए हम दे रहे हैं, तो क्या स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल इसके ऊपर लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, लगना तो चाहिए भाई, क्या कहते हो? क्योंकि हालांकि क्वालिटी कंट्रोल अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, हाँ मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं अभी तक, ये तो मैंने छुड़वा दिया था, मैंने कहा था इसको अपन बाद में अगले चैप्टर के साथ करेंगे, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ फिलहाल आपको इसका। सी आंसर इज करेक्ट, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल यहाँ पे हर एंगेजमेंट पे क्वालिटी कंट्रोल तो लगता ही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? क्वालिटी कंट्रोल, हर क्वालिटी मेंटेन करनी है, इसमें बेसिकली लिखा हुआ है कि प्रैक्टिशनर जो भी काम करेगा वो क्वालिटेटिव होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। तो यहाँ पे भी अगर कर रहा है तो इस पर एप्लीकेबल रहेगा। अपन नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू करेंगे उसमें आ भी जाएगा। बैंकर ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो रिक्वेस्टेड फॉर प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल, अरे हमारा पुराना पॉइंट है, प्रोजेक्टेड वाला बना के देना है, क्या बात है, वो अदर देन फाइनेंशियल, अदर देन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन वाला। कमिंग ईयर रिपोर्ट सी रिगार्डिंग द प्रोजेक्शन हमको करने को बोला है, तो कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करना है, क्या लगता है भाई? प्रोजेक्टेड वाले के लिए हमारा था एश्योरेंस एंगेजमेंट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, चेक कर लेना भाई इसको, एश्योरेंस एंगेजमेंट था एक हमारे पास में। एश्योरेंस एंगेजमेंट ही तो स्टैंडर्ड इश्यू पे तो इशू किए हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड रिव्यू वाले हो गए, और जहां हमारा हिस्टोरिकल की जगह पे प्रोजेक्टेड पे हम जा रहे थे, प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन, उसका नाम है स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, तो डी अगला वाला तो रेटेड सर्विस वाला हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं।
किधर गया भाई, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। आखिरी पॉइंट, सपोज सीएपी आल्सो एक्सेप्ट वर्क ऑफ इशूइंग प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद अ रिपोर्ट टू बी साइंड बाय हिम। ओके भाई, ठीक है। मैनेजमेंट हैज प्रोजेक्टेड टर्नओवर, मैनेजमेंट ने उसको दिया है कि भाई मैनेजमेंट जो कह रहा है वो 100 करोड़ का टर्नओवर बता रहा है इन द नेक्स्ट ईयर, 150 उसके अगले साल में हो जाएगा और 200 आगे आने वाले साल में। मतलब मैनेजमेंट कह रहा है कि हमारा प्रोजेक्शन ये है कि 100, फिर उसके बाद 150, फिर 200 करोड़ हम आगे आने वाले सालों में कमाएंगे। प्रेजेंट टर्नओवर खाली 25 करोड़ का ही है, करंट हाफ ईयर में 25 है। तो वैसे सोचे तो हाफ ईयर में 25 है तो पूरे साल में 50 मान सकते हैं, तो अगले साल में डबल, फिर 150, फिर 200, ऐसा। तो आपको बोला है मोस्ट अप्रोप्रिएट गया है इसके अंदर जो सेंटेंसेस दिए हैं प्रोजेक्शन के लिए। सीएपी को अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कहाँ से ज्यादा, अर्थमेटिकल का मतलब होता है कैलकुलेशन चेक करना, नहीं यहाँ तो सिचुएशन देखनी पड़ेगी। ये आंसर ठीक नहीं लग रहा है। सीएपी हैज टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ रिगार्डिंग रीजनेबलनेस ऑफ अजम्पशंस, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। जो रीजनेबलनेस है अजम्पशन लगाने की वो सही है कि नहीं, और एक्चुअल के साथ कंसिस्टेंसी है कि नहीं, बी ऑप्शन मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। सी पढ़ते हैं, P has to satisfy himself regarding arithmetical accuracy और with a proper presentation। ना ये D C तो नहीं है, C तो नहीं हो सकता, C पे तो कोई चांस मुझे लग नहीं रहा है, बार बार अर्थमेटिकल पे आ रहा है। P has to satisfy himself regarding reasonableness of assumption, बिल्कुल सही है। अंडरलाइन प्रोजेक्टेड टर्नओवर, इट्स कंसिस्टेंसी विद एक्चुअल, थोड़ा और एक्स्ट्रा कर दिया, एंड साथ में डिस्क्लोजर, ये वाला सबसे बढ़िया, मोस्ट अप्रोप्रिएट थे। देखो बी भी सही है, लेकिन बी में इतनी सारी चीजें नहीं है, बी थोड़ा सा कम चीजें दे रहा है। बी सिर्फ क्या कह रहा है कि भाई आप खाली एजम्पशंस का रिलायबिलिटी देख लो और कंसिस्टेंसी देख के चलो, ये एक्स्ट्रा कह रहा है। ये कह रहा है एजम्पशन तो देखो ही, कंसिस्टेंसी भी देखो, साथ में प्रॉपर डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन है कि नहीं ये चीजों का, वो भी आपको देख लेना चाहिए। तो दिस इज गुड। तो डी ऑप्शन इसमें ज्यादा अप्रोप्रिएट मुझे लगता है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो गए, यही क्वेश्चन थे। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, जहां नहीं समझ में आता है वहां आप डाउट से क्लास में क्वेरी कर लेना हमारी नेक्स्ट वाली क्लास में। चलिए इतना आज के लिए हम लोग कर लेते हैं।